गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कौशिक में। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है और आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। वो टॉपिक है हियरिंग लॉस के बारे में, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में, अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। हिंदी में बताएं तो शीघ्र पहचान और शीघ्र निदान के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हियरिंग लॉस जो है, सुनने की कमी, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या एडल्ट हों, वयस्क लोगों में भी। तो सुनने की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, किस प्रकार के सुनने की लॉस जो होते हैं, हियरिंग लॉस होते हैं, और उनका शीघ्र पहचान कैसे किया जाए, शीघ्र निदान कैसे किया जाए। अब सपोज कि आप जानते हो कि किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ गई हो, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, फिर आप क्या करेंगे उस केस में। आजकल जानकारी की भी काफ़ी अभाव है लोगों में, उन्हें पता नहीं है कि ऐसी समस्या आ जाए तो आगे क्या करना है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि शीघ्र पहचान, मतलब कोई भी बीमारी हो, सपोज हियरिंग लॉस से रिलेटेड हो, और वो आपने पता कर लिया, उसके बाद उसका निदान कैसे करना, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इंटरवेंशन कैसे करना है, उसके बारे में। तो ये चीज़ मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो हियरिंग लॉस जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। उसका कारण ऐसे प्रीनेटल हो सकते हैं, पोस्ट नेटल हो सकते हैं, नेटल हो सकते हैं। मतलब हिंदी में मैं बताऊं तो जन्म के समय, जन्म के बाद या जन्म के पहले। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली आप देखते होंगे किसी को एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, जिसकी वजह से कान में चोट लग गया, सुनने की नस अफेक्टेड हो गई, तो उसकी वजह से सुनने में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। कान के पर्दे में छेद हो गया, इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक सेबोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, तो उसकी वजह से भी सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियों का गलाव हो गया, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे कारण ऐसे सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे प्रीनेटल में लेना है आपको, प्रीनेटल मतलब कि जन्म के पहले। तो जन्म के पहले अब सपोज कि माँ जो है वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही है, एक्सरे एक्सपोजर के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी पीरियड के ड्यूरिंग 4 मंथ्स के दौरान आपने एक्सरे एक्सपोजर एक्सरे कराया है या अल्ट्रासाउंड वगैरह है, तो इसके जो रेज होते हैं वो एक डिसेबिलिटी का कारण बन सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि इसकी वजह से ही वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, बट इट मे बी ए कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, हियरिंग लॉस। तो इस कंडीशन में, या माँ अगर प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम वो संतुलित आहार नहीं ले रही हैं, काफ़ी टेंशन में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस चल रहे हैं, अल्कोहल का भी काफ़ी इसमें एक रोल होता है, अल्कोहलिक अगर है तो वो भी एक हो सकता है, ड्रग्स जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनका इफेक्ट हो सकता है। आप अगर खुश नहीं रह रहे हैं, टेंशन में हैं, तो इट मे बी ए कॉज ऑफ हियरिंग लॉस, बिकॉज क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, आप टेंशन में हैं, तो माँ का जैसा भी रहन सहन होगा, माँ के ऊपर जैसी भी बीतेगी, मतलब जिस तरीके का माँ का रख रखाव होगा, रहन सहन होगा, उस कंडीशन में बच्चे के ऊपर भी वही इफेक्ट करेगा, वैसा ही इफेक्ट होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है।
सपोज माँ प्रेग्नेंट है, गिर गई, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, इट मे बी अ कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जन्म के समय बच्चा अगर देर से रोया है, आपको पता है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो तुरंत रोते हैं, तो डिलेड बर्थ क्राई है। ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया हो गया हो, शरीर नीला पड़ जाता है। 9 मंथ्स में बेबी होना है और बेबी 7 महीने में हुआ, 7.5 महीने में हुआ, तो उनको इंक्यूबेशन बॉक्स में रखना पड़ा। ऐसे हम नॉर्मल भाषा में बोले तो शीशे में रखना पड़ा। तो NICU में ले जाना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी है, प्री मैच्योर डिलीवरी है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी ना हुआ हो, सीजर है, ब्रीच डिलीवरी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे कॉजेज हैं, किसी भी कारण से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। ये सारी, जैसे पेशेंट हम लोग के सामने आते हैं तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, प्री नेटल क्या है, पोस्ट नेटल क्या है, नेटल क्या है, जन्म के पहले क्या आपका प्रॉब्लम था, जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम आई थी, बच्चा देर से रोया था, नहीं रोया था, उसका वजन कैसा था, फुल टाइम डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई या क्या हुआ, जन्म लेने के बाद कहीं बच्चे को मेनिंजाइटिस या जॉन्डिस या हाई फीवर तो नहीं हुआ, हाई रिस्क बेबी तो नहीं था, NICU में तो नहीं रखना पड़ा उसको ज़्यादा दिन तक, कौन सी मेडिकेशंस चले हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, जिसकी वजह से हो सकता है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इस विस्तार से। अब तो ये बात होगी सारे कॉजेज की। अब सपोज कि बच्चा वैसा हो गया हियरिंग लॉस वाला, पहली बात तो कि आजकल गांव में या रूरल एरियाज में लोगों को पता नहीं रहता कि मेरा बच्चा सुनता है, नहीं बोलता है। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं हम लोग के पास, वो ये लेकर के आते हैं कि साहब हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। तो सबसे पहले जो कारण होते हैं हम लोगों का ये पता करना कि बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो उसके पीछे कारण है कि बच्चा क्लियरली सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, अगर बच्चा सही से सुनेगा तो बच्चा सही से बोलेगा। अगर बच्चा सही से नहीं सुन पा रहा है तो उस कंडीशन में बच्चा नहीं बोलेगा। इसके लिए हमें तो पहले ये फाइंड आउट करना है कि द चाइल्ड इज क्लियरली हियरिंग और नॉट। आफ्टर दैट हम उसके स्पीच के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और भी अदर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। उसकी बर्थ हिस्ट्री क्या है, जो मैंने पहले आपसे बात किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो चीजें। सपोज 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स लेकर के आते हैं अपने सामने कि बोल नहीं रहा है बच्चा, तो उसके अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे गांव में अवेयरनेस हमें फैलाना होगा, या आप इस वीडियो को देख करके फैलाएंगे और अन्य लोगों तक बातें करेंगे कि अगर किसी भी बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तरह तरह की आवाजें हो रही हैं और उनका रिफ्लेक्सेस नहीं है, सुन करके चौंक नहीं रहा, आपने ताली बजाया उसने ऐसे देखा नहीं, पीछे चुटकी बजाया उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ बर्तन गिर गया उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, आप कुछ भी मतलब क्लू दे रहे हो कि वो सुन ले लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो ना के बराबर है, इट मीन्स की प्रॉब्लम है। आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपको तुरंत ENT के पास जाने की जरूरत है, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है, जो श्रवण एवं वाक विशेषज्ञ हैं, जो इस विषय पे अच्छी जानकारी रखते हैं, जो विशेषज्ञ हैं इन चीजों के, उनके पास आपको जाने की जरूरत है। इसी चीज को अगर आप 5 साल के बाद जाते हैं,
7 साल के बाद जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे लेट कर चुके हैं आप, तो कुछ होना नहीं है। होगा बट जो प्रॉपर वे में जो हम अर्ली स्टेज में कर पाएंगे वो बाद में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में सपोज बच्चा एक आता है 2 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो उस कंडीशन में उनके अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, अर्ली इंटरवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा तो उस केस में रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब ऐसी एक बहुत सारी पद्धति है। आपके मन में एक सवाल आते होंगे कि भाई अगर इनको सुनने में प्रॉब्लम है तो फिर आगे क्या होगा, डॉक्टर के पास तो आगे का स्टेप क्या होंगे, क्या करने चाहिए। तो उस कंडीशन में जो ईएनटी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, या आप हम लोगों के पास आते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो हम लोग बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। सिंपल सा है कि जैसे पहले ओई टेस्ट होता है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। वो जो टेस्ट है वो न्यू नेटल बेबी स्क्रीनिंग के लिए है कि बच्चा अगर आज जन्म लिया तो आज भी हम उसके सुनने की जांच कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता है कि आज बच्चा जन्म लिया तो आज कैसे जांच हो जाएगी, लेकिन नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। फॉरेन में तो हम 7 मंथ्स में भी बच्चे की जांच कर सकते हैं, लेकिन वो टेंशन देना सही नहीं है माँ को कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, या तो उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ही आप वो सब बातें बताएंगे, तो वो चीज़ शायद अभी इंडिया में नहीं आया है। बट इतना है कि अगर आज बच्चा जन्म लिया तो आज ही उसके सुनने की जांच हो सकती है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन से। तो हमारे ही जो इनर ईयर में एयर सेल्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके जो वाइब्रेशन जो अंदर मशीन से जाता है उसको रिकॉर्ड करके फिर वो पता चलता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। उसमें 3 रिजल्ट आते हैं, पास आते हैं, फेल आते हैं, रेफर आते हैं। तो इस कंडीशन में पता चलता है पास आया, इट मीन्स कि बेबी इज गुड, हियरिंग जो है वेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफर आया तो आपको 3 महीने के बाद आप दोबारा से बुलाइए, 6 महीने का आप दोबारा से बुलाइए। बेटर है कि आप 3 महीने या उससे कम टाइम में ही आप बुलाएं, दोबारा से उसकी ओई टेस्ट करें। ओई में फिर से अगर रेफर आ रहा है, पास आ गया तो गुड है, मतलब क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि हेयर सेल्स वगैरह धीरे धीरे जो एक्टिव होते रहते हैं या डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। कई बार ईयर वैक्स होता है, नॉइज की वजह से भी रेफर केस आ जाते हैं, रिजल्ट में जो रेफर आते हैं। तो उस केस में दोबारा से आप करें। फिर से सपोज रेफर आया, इनर ईयर सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, इनर ईयर में प्रॉब्लम है, तो फिर बेरा के लिए डायग्नोस किया जाता है, ब्रेन स्टीम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये टेस्ट जो है अभी के डेट में 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है, 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। इसमें हम लोग बच्चे को दवा देते हैं, जैसे पेडिक्रोल है, पेडिकाम है। उनके जो वजन होते हैं उनके उससे आधे से 2 ml ज़्यादा का हम लोग डोज दे करके फिर बच्चे को, जब पूरी पक्के नींद में बच्चा सो जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है। तो बेरा से भी एक्यूरेट पता चल पाता है कि उसके सुनने में प्रॉब्लम है तो कितना % प्रॉब्लम है, कितनी खराबी है, कितना कान का रेसिडुअल हियरिंग है, कितना पावर बचा हुआ है। क्योंकि फॉर एक्यूरेसी यू विल हैव टू गो फॉर बेरा टेस्ट एंड फर्स्ट स्टेज इज ओई टेस्ट। तो ओई जो टेस्ट है वो पहले स्टेज में है, जिससे आपको एक मोटा मोटी तौर पे पता चल जाएगा क्या है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी के लिए जाना है, कंप्लीट क्लिनिकल डायग्नोसिस पे जाना है, तो आपको बेरा पे जाना है। बेरा के बाद आप एक और फर्दर है ASSR। तो इसमें सपोज बेरा हो गया, बेरा में अगर आपको उनका हियरिंग लॉस आ गया कि 60% उनको सुनने में प्रॉब्लम है या मॉडरेटली सीवियर लॉस है उसको सुनने में, तो हम अभी से ही ये व्यवस्था कर सकते हैं कि उनको एक सपोर्ट मिल जाए। बच्चे को अगर लॉस है तो उनको कान के लिए एक सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट इन द सेंस कि बच्चा 40% ही सुन रहा है, 60% नहीं सुन रहा है। इस केस में उस कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करते हैं, सुनने की मशीन।
हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करने से उसकी प्रोग्रामिंग करके बच्चे के कान में इधर पीछे लगाया जाता है उसके ऑडियोग्राम के थ्रू। तो उस हियरिंग एड से एक बैकअप सपोर्ट मिलता है बच्चे को, सो दैट कि बच्चे की जो रेसिड्यूअल हियरिंग है, भगवान के द्वारा जो दी हुई क्षमता है, वो वहीं पे कांस्टेंट रहेगी और भी खराब ना होने पाए और बच्चा क्लियरली सुने। जब बच्चा क्लियरली सुनेगा तो रिस्पॉन्स भी अच्छे आएंगे। आप कुछ भी करोगे उसका रिस्पॉन्स झट से सामने आएगा। तो जब बच्चा सुनने लगेगा तो आप कुछ भी बोलेंगे वो सारी बातों का वो जवाब देगा। मतलब ये नहीं कि उसने बोला कि हाँ मैं पापा सुन रहा हूँ या कुछ भी हो। क्योंकि इसके साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हमने हियरिंग पे हमने काम कर लिया, हियरिंग रिहैबिलिटेशन के बारे में हमने काम कर लिया, तो अब बात आती है उसके बोलने पे। बोलने के लिए जो होता है वो एक स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी के साथ साथ में ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है। तो इन सब वजह से इधर ऑडियोलॉजी पे रिहैबिलिटेशन चल रहा है, साथ में थेरेपी पे रिहैबिलिटेशन चल रहा है। तो जब ये कंप्लीट जब रिहैबिलिटेशन टीम जब उस पे काम करती है उस बच्चे पे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है काफी अच्छे आते हैं। तो इस केस में जो है अर्ली स्टेज में सारे काम स्टार्ट हो गए, बच्चे में रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे और भी ज्यादा कान खराब नहीं होगा। और जितना अर्ली स्टेज में छोटे से उम्र में हम बच्चे का डेवलप कर पाएंगे, बच्चे के ऊपर हम काम कर पाएंगे, रिहैबिलिटेशन होगा, उसके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। और यही चीज लेट होगा तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। साथ में पेरेंट्स को भी काफी मेहनत करना पड़ता है। जो टीम होती है रिहैबिलिटेशन की हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, उनको काफी मेहनत करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से उनके रिहैबिलिटेशन पे काम होता है। रेगुलर थेरेपी करानी पड़ती है, ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है, रेगुलर हियरिंग एड उनको लगाना पड़ता है, सो दैट कि बच्चे हैबिट में आ जाए तो उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चा कंप्लेन करता है कि मशीन उसके पापा ने वो बोलते हैं कि वो निकाल के फेंक दिया, नहीं लगा रहा। तो धीरे धीरे लगाते रहने से आदत बन जाती है, फिर रिजल्ट जो है काफी अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों ये सब सारी बातें हैं इसके रिहैबिलिटेशन के लिए, हियरिंग लॉस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप कोई भी क्वेरी इससे जो जुड़ी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं। बाकी जो कुछ इसका पार्ट बचा है, इसके फर्दर इसके बारे में जो मैं डिस्क्राइब करूंगा और आगे दूसरे वीडियो में करूंगा, किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के एक मोटा मोटी एक जानकारी थी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना लोगों को जागरूक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो ईएनटी के पास जाएं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जाएं, सो दैट कि और प्रॉब्लम ना हो, उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। अवेयरनेस बनाना बहुत जरूरी है, जो कि इस टाइम में अभी कमी है, उस चीज की काफी जरूरत है। तो इस पे काम करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने नजदीकी जो क्लिनिक है, ऑडियोलॉजिस्ट है, उनके पास जाएं, पूछें। दैट्स इट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर जल्द ही मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।